और ये सरपेंट हसीरा है और इसका नाम इगोरो है। अब हम इस कैरेक्टर के बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक चोरों के क्लेन में पैदा हुआ था और उसमें सभी के सभी फीमेल थी। बट 370 ईयर में पहली बार उस क्लेन के अंदर एक बॉय चाइल्ड पैदा हुआ था और इसे बचपन से ही एक केज में ही रखा गया था और वहाँ पे इसके घर वाले हद से ज्यादा खाना इसको दे दिया करते थे। इसी वजह से ये सब इसको काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता था और इसे अपने फैमिली मेंबर का ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब एक रात जब वो सो रहा होता है तो उसे सीलिंग पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है और उसे लगता है कि कोई उसे छुप के देख रहा है और ये इंसिडेंट धीरे धीरे बढ़ने लगे और ये सबसे इगोरो बहुत ज्यादा डरने लगा और वो इसकी वजह से सो भी नहीं पाता था। और उस समय ये बहुत ज्यादा छोटा था और एक छोटे से बच्चे के लिए ये सब बहुत ज्यादा डरावना है। और जब वो 12 का हुआ तब उसे उसी घर के अंदर एक लग्जरियस रूम में ले जाया गया। वहाँ पर एक डीमन थी और उसके घर वाले उस डीमन की पूजा करते थे और उसे अपने बच्चों को बलि चढ़ा देते थे एक अच्छी लाइफ के बदले में। और वो डीमन बच्चों को खाना बहुत पसंद करती थी और उस क्लेन वाले अपने बच्चों को उसके सामने सैक्रिफाइस कर देते थे। और वो डीमन जिनको भी मारती थी उन सबका सारा सामान पैसा सब कुछ इन क्लेन वालों को मिल जाता था। और अब जब ओबना उस डीमन को देखता है तब वो समझ जाता है कि ये वही क्रीचर है जो उसे छत पे से छुप के देखता था। और इस डीमन की ऊपर की बॉडी तो ह्यूमन की है बट नीचे की एक स्नेक की। नॉर्मली सभी बच्चों को पैदा होते ही खिला दिया जाता था बट इगोरो थोड़ा स्पेशल था क्योंकि वो 370 ईयर में फर्स्ट टाइम एक लड़का पैदा हुआ था। और तो और उसके आई के दोनों कलर चेंज थे किसी डिजीज की वजह से बट उन्हें लगता था कि ये स्पेशल है, इसी वजह से इसे 12 का होने दिया। बट वो डीमन इन्हें कहती है कि इसे अभी और बड़ा होने दिया जाए ताकि वो इसे अच्छे से खा पाए। अब इगोरो को थोड़ा और बड़ा होने दिया जाता है बट वो डीमन कहते हैं इसका मुंह काट दो और काट के मेरी तरह बना दो। अब उसके घर वाले उसका मुंह काट देते हैं और उसके मुंह से जो भी ब्लड गिरता है वो सब उस डीमन को पिला देते हैं। और उसका मुंह काफी बुरी तरीके से कट चुका था, इसी वजह से उसके मुंह पे बैंडेज बंधी होती है जो कि आपने भी एनिमी के अंदर देखा होगा। ये सब बस इसीलिए कि उसका मुंह कटा हुआ है। अब वो दोबारा उस केज में जाता है तब उसके पास एक पिन थी, वो उस पिन की हेल्प से बाहर निकलना चाहता था। और अब वो क्लेन के अंदर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता था सिवाय एक के और वो था कबारू मानो। वो एक स्नेक था, वो स्नेक हमेशा से इसके साथ ही था और काफी समय बाद वो उस केज को तोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। बट ये बात उस डीमन को पता चल जाती है और वो इसे पकड़ने के लिए लोगों को भेज देती है। रास्ते में भागते भागते उसे फ्लेम पिलर मिलता है और ये रेनगोकू नहीं उसके डैड हैं। वहाँ पे रेनगोकू के फादर इगोरो को बचा लेते हैं और उस डीमन को मार देते हैं। बट उससे पहले ही वो डीमन उसके क्लेन के सभी मेंबर्स को मार चुकी होती है। बस उसके अंदर एक ही जना बचा था, वो थी इसकी ओल्डर सिस्टर। बट वो भी इसे अपनाने से मना कर देती है। उसे ये लगता था कि उसकी फैमिली की मौत का रीजन यही है और उसे वहाँ से भगा देती है। और इन सब के बाद इगोरो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे डीमन स्लेयर बनना था और उसे डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करके लोगों की हेल्प करनी थी और जो भी उसकी फैमिली का उसके ऊपर इंजाम लगा है वो सब मिटाना चाहता था। और एक स्पॉइलर अलर्ट, जब मांगा के अंदर मुजान से एंड फाइट होती है तब भी ये अपने आप को सैक्रिफाइस करना चाहता था। तब भी वो यही कहता है कि जो भी इसके ऊपर फैमिली के लगे हुए दाग है वो सब मिटाना चाहता है। ये थी ओवरऑल इगोरो की बैक स्टोरी। और अब हम थोड़ी बहुत इसकी पावर्स को जान लेते हैं। I mean कुछ ब्रीथिंग फॉर्म को। इसकी टोटल 5 ब्रीथिंग फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है वाइंडिंग सर्पेंट स्लैश एंड सेकंड फॉर्म है वेनम फैंग्स ऑफ द नैरो हेड एंड थर्ड फॉर्म है कॉलचॉक ट्विन हेडेड रेप्टाइल एंड फिफ्थ फॉर्म है स्लिटरिंग सर्पेंट। और सर्पेंट ब्रीथिंग की खास बात है ये ब्रीथिंग फॉर्म वाटर ब्रीथिंग से ही इंस्पायर्ड है। इस ब्रीथिंग को इन्वेंट किया है ओबना इगुना ने। ये फॉर्म वाटर ब्रीथिंग ट्विस्ट एंड कर्व्स को ऐड कर देती है जिससे ऐसा लगता है कि यूजर किसी स्नेक की तरह बैटलफील्ड में डांस कर रहा है। और साथ ही सर्पेंट ब्रीथिंग बिना स्वॉर्ड के भी यूज की जा सकती है और इस टेक्निक में अपोनेंट पे कहीं से भी अटैक आ सकता है, वो उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता। द स्टोन हसीरा ग्योमी हिमिजिमा के ऊपर
ग्योमी हिमेजिमा, जो कि बचपन से ही ब्लाइंड है। उसकी आंखें व्हाइट कलर की है और उसकी आंखों में प्यूपिल है ही नहीं, इस वजह से वो देख भी नहीं सकता और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तब उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और ग्योमी बच्चों को पसंद नहीं करता। इसका एक बहुत बड़ा ठोस रीजन है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। और तो और ग्योमी डीमन स्लेयर ज्वाइन करने के 2 मंथ बाद ही हसीरा में प्रमोट हो गया था। और तो और मुझे लगता है कि ग्योमी सभी हसीराज में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबाना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना चाहते हैं तो उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं एनिमेटेड न्यूज और अपनी वीडियो की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी है, तो अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले ग्योमी अनाथ बच्चों के साथ एक टेंपल में रहता था और वो सारे जो बच्चे थे उनके अंदर खून का तो कोई रिश्ता नहीं था, पर तब भी सब एक दूसरे को अपना ही मानते थे। और ग्योमी इन सबको अपनी फैमिली मानता था और वो उन सभी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा करता था और वो इन सबसे बहुत ज्यादा खुश था। और जिस जगह पे वो टेंपल था वहाँ पे डीमंस का खतरा बहुत ज्यादा था। इस वजह से ग्योमी ने सभी बच्चों से बोल दिया था कि सूरज डूबने के बाद कोई भी बच्चा टेंपल से बाहर न निकले। पर एक दिन एक बच्चा सनसेट के बाद टेंपल से बाहर निकल जाता है और फिर एक डीमन उसके पीछे पड़ जाता है। और वो बच्चा इतना हरामी था कि वो डीमन से ही डील कर लेता है कि उसे छोड़ दिया जाए, वो टेंपल के अंदर के बच्चों को खा ले, वो टेंपल तक उसे पहुंचाने में हेल्प करेगा। पर उस टेंपल के बाहर विस्टिया फ्लावर का प्रोटेक्शन लगा हुआ था और विस्टिया फ्लावर ऐसे फ्लावर है जो डीमन से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और वो बच्चा उस डीमन की मदद करता है और वो विस्टिया फ्लावर्स को वहां से हटा देता है। अब वो डीमन अंदर आ सकता था और वो डीमन अंदर आके बहुत सारे बच्चों को मारना शुरू कर देता है और 4 बच्चे तो वहां पे तुरंत ही मर जाते हैं और बाकी 3 इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को ग्योमी के ऊपर इतना भरोसा ही नहीं था कि वो उन्हें बचा भी सकता है, क्योंकि ग्योमी अंधा था और दिखने में इतना ज्यादा कमजोर है, वो उन्हें कैसे बचा पाएगा। और तो ग्योमी की आवाज इतनी तेज भी नहीं थी कि वो उन सबको बोल सके कि वो ना जाए। और किसी को भी ग्योमी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वो सारे भी मारे जाते हैं। बस एक छोटी सी बच्ची बची थी जो कि ग्योमी के पीछे आके छुप जाती है। वो ग्योमी के ऊपर भरोसा करके वहाँ पे रुक जाती है और ग्योमी मन बना लेता है कि वो उस बच्ची को कुछ भी नहीं होने देगा और वो मरते दम तक उस बच्ची को बचाएगा उस डीमन से। और जैसे ही वो डीमन आता है, ग्योमी उसको मारने के लिए उसकी तरफ पड़ता है और उससे लड़ने लगता है और वो अपनी पूरी ताकत से उसके फेस पे पंच करने लगता है और वो लगातार उसके फेस पे पंचेस मार ही रहा होता है। और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि वो आखिरकार कितना ताकतवर है। और ये डीमन कभी अटैक नहीं करता तो ग्योमी को अपनी पावर का कभी अंदाजा ही नहीं होता और वो अपनी ताकत से उस डीमन के ऊपर पंच करता रहता है और वो तब तक करता रहता है जब तक सुबह नहीं हो जाती। और सुबह सनलाइट की वजह से वो डीमन राख बन जाता है और गायब हो जाता है। इस तरीके से ग्योमी उस बच्ची को बचा पाता है। और सुबह जब बाकी लोग मदद के लिए आते हैं, वो देखते हैं कि ग्योमी के हाथों में खून लगा हुआ है और चारों तरफ बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। और वो सारे लोग उस छोटी बच्ची से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। और वहाँ पे जो भी सिचुएशन थी वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डरावनी थी, खतरनाक थी और तो और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रहती है, इसलिए वो शॉक्ड में होती है। और वो ग्योमी को बोलती है कि ये आदमी मॉन्स्टर है और इसी ने सबको मारा है। और सबको लगता है कि ग्योमी ने ही इन सभी बच्चों को मारा है, क्योंकि वहाँ पे डीमन की लाश नहीं होती, क्योंकि वो लाश सनलाइट की वजह से वैनिश हो गई। और तो और वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं होता कि ग्योमी इनोसेंट है और ग्योमी के पास कोई भी एविडेंस बचा नहीं था कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सके। अब वो सारे लोग ग्योमी को जेल में डाल देते हैं और तभी वहाँ पे काइगिया ओबुसियाकी आते हैं और वो वहाँ आके ग्योमी को बचा लेते हैं और वो आगे जाके ग्योमी को डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करा देते हैं। और उसके 2 महीने बाद ही ग्योमी हसीरा में प्रमोट भी हो जाता है। और इन सभी इंसिडेंट के बाद ग्योमी को बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो सोचता है कि बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं और तो और बहुत जल्दी झूठ बोल देते हैं, उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और तो और आप ही सोच के देखो, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप भी यही सोचोगे। एक तो ग्योमी ने उस बच्ची को बचाया और उल्टा उस बच्ची ने ही ग्योमी को फंसा दिया।
तो इस इंसिडेंट के बाद कोई भी बच्चों के ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है। यहाँ पे तो गियोमी बुरा भी हो सकता था, बट वो ऐसा नहीं हुआ। उसने डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन किया और कमजोर लोगों की मदद करी, उनको डीमन से प्रोटेक्ट किया। लव हसीरा मित्सुरी कानरोजी के ऊपर आज की वीडियो में हम लव हसीरा की बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे। और मित्सुरी इसने खुद हमारे रेनगोकू से ट्रेनिंग ली है और इसने खुद ही अपनी ही ब्रीथिंग फॉर्म लव ब्रीथिंग को बनाया है। और ये तो हमारे सभी हसीराज में स्ट्रॉन्गर हसीरा में से आती है। ये दिखने में तो लड़की है, बट इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लड़कों से कम नहीं है। इसको देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कितनी पावरफुल है। ये तुम जैसे लड़कों को तो ऐसे पटक पटक के मारेगी कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और ये साकुरा नाम की एक डिश खाया करती थी और ये उसे बहुत ज्यादा खाती थी, इस वजह से इसके बाल पिंक हो गए। भला ये कैसे हो सकता है? कोई डिश खाने से किसी के बाल पिंक कैसे हो सकते हैं? ऐसे तो लड़की अपने बाल को कलर करने ही छोड़ देगी। और लिटरली ये सच में होता है। मैंने इसके बारे में आर्टिकल सर्च करके पढ़ा है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उस डिश के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो अभी के लिए मैंने बहुत बकबक कर ली है, तो अब बिना किसी देरी के मित्सुरी की बैक स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मित्सुरी अपने 5 भाई बहनों के साथ बड़ी हुई थी और ये बचपन से ही फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और तो और ये अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से पूरे टाउन में जानी जाती थी। और तो और इसकी मदर भी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से पूरे टाउन में पॉपुलर थी। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मित्सुरी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। और साकुरा नाम की डिश खाने से मित्सुरी के बाल पिंक हो गए और इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ थी और ये बहुत ज्यादा खाना खाती थी और इस वजह से ये बाकी लड़कियों से अलग हो गई थी। और इसी डिफरेंस की वजह से इसे कोई लड़का नहीं मिल रहा था और कोई भी लड़का इससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खाना खाती थी, इसके बाल पिंक थे और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। भला ये कैसी बात हुई? अगर हम या तुम होते तो सोचो, हम कभी ऐसी लड़की को मना कर पाते जिसके बाल पिंक है? तो वो इतनी ज्यादा क्यूट दिखती होगी और फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है तो उसे बचाने की भी जरूरत नहीं, वही उल्टा हमें बचाएगी। ऐसी लड़की तो सबको चाहिए। तो छोड़ो, मैं थोड़ी भावनाओं में बह गया। अब हम अपनी वीडियो पे आते हैं। मित्सुरी थोड़ी डिप्रेस हो गई थी क्योंकि कोई उससे शादी करने को राजी ही नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपने बाल डाई कर लिए ब्लैक कलर में और फिर उसके बाद एक अच्छे लड़के ने उसे अप्रोच भी किया शादी के लिए। मित्सुरी थोड़ी बहुत खुश थी क्योंकि उसे कोई एक अच्छा पार्टनर मिल गया, बट वो अंदर से डरी हुई थी। उसको डर था कि वो अपनी असलियत इससे छुपा रही है, तो इस वजह से इसका रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। उसे लग रहा था कि वो उसके सामने नाटक कर रही है। उसने अपने बालों का कलर चेंज किया है और वीक होने का नाटक कर रही है। उसके मन में यही सारी बातें चल रही होती है और वो ये भी सोच रही थी कि अगर इस लड़के को सच्चाई पता चल गई तो ये छोड़ के चला जाएगा। तो वो ये सब सोच के वो खुद उस लड़के को छोड़ के चले जाती है और वो मन बना लेती है कि वो उस लड़के से शादी नहीं करेगी। और अब वो आगे जाके ओबुसियाकी से मिलती है और उनसे मिलने के बाद मित्सुरी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। ओबुसियाकी उससे कहते हैं, जो तुम बनने का नाटक कर रही हो वो सब बिल्कुल गलत है। नॉर्मल होने का नाटक करने के बजाय तुम अपने स्ट्रेंथ का, जो कि तुम्हें गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, तुम उसे अच्छे से यूज करो और उससे लोगों की मदद कर सकती हो। और वो मित्सुरी को डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। मित्सुरी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन भी कर लेती है। और डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करने के बाद वो अपने स्किल से और उसकी गॉड गिफ्टेड फिजिकल स्ट्रेंथ से जल्दी ही हासिरा में प्रमोट हो जाती है। और डीमन स्लेयर कॉर्प में रहते रहते मित्सुरी को आइडिया आता है कि वो अपना लाइफ पार्टनर इन्हीं हसीराज में से किसी को चुनेगी, बट उसका ये आइडिया कभी काम ही नहीं करता और उसे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसके साथ वो अपनी लाइफ बिता सके। और जब तक उसे मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अब मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं देता हूँ कि उसे कौन मिला और वो आगे जाके बिछड़ गए। ये सब आप आगे आने वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड्स में देख सकते हो। तो मैं अभी से आप सबको ये सब बता के स्पॉइल नहीं करना चाहता। और मित्सुरी ने हमारे फ्लेम हसीरा रेनगोकू से ट्रेनिंग ली है और तो और वो स्टार्टिंग में फ्लेम ब्रीथिंग ही सीखती थी और फिर वो आगे जाके एक बार रेनगोकू से फाइट करते वक्त वो अपनी ही ब्रीथिंग फॉर्म बना लेती है जिसका नाम है लव ब्रीथिंग। और लव ब्रीथिंग फ्लेम ब्रीथिंग से ही निकली हुई है। तो ये कुछ फ्लेम ब्रीथिंग की तरह ही है और मैं फ्यूचर में कभी इन ब्रीथिंग फॉर्म के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ग्यू तोमियोका के बैक स्टोरी के ऊपर होने वाली है और ग्यू तोमियोका डीमन स्लेयर में दिखाया गया पहला डीमन स्लेयर कॉप है। अगर ये ना होता
तो तंजीरो कभी भी डीमन स्लेयर नहीं बनता और उसके अंदर कभी भी ये होप नहीं आती कि वो नेजुको को ठीक भी कर सकता है। और ग्यू ने ही तंजीरो को ओरुकुदाकी के पास भेजा था। वहीं से उसने ट्रेनिंग लेके डीमन स्लेयर कॉप बन पाया और आगे भी जाके ग्यू ने तंजीरो की बहुत हेल्प करी। जैसे कि एपिसोड 19 में तंजीरो रूई को नहीं मार पाता, तब ग्यू ने ही उसकी आके हेल्प करी थी और रूई को मारा था। और सीजन 1 के अंदर ग्यू को बहुत ज्यादा दिखाया गया था, इस वजह से ग्यू फैंस के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है। और आपने इसका नेचर तो देखा ही होगा, ये हमेशा शांत रहता है। भला ये ऐसा क्यों रहता है, आज हम इन सब के बारे में ही जानेंगे इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्यू तोमियोका, इसके माँ बाप की डेथ इसके बचपन में ही हो गई थी और ये बचपन से ही अपनी बड़ी बहन के साथ रहा करता था। ग्यू की बड़ी बहन का नाम सोताकू था और इन्हें पैसों की भी बिल्कुल कमी नहीं थी। इनके माँ बाप अच्छे खासे पैसे छोड़ के गए थे और एक बार जब ग्यू छोटा ही था तब उसकी बहन की शादी होने वाली थी। उससे एक दिन पहले उसके घर पे डीमन अटैक कर देते हैं। तब उसकी बहन ग्यू को एक जगह पे छुपा देती है, बट वो अपने आप को नहीं बचा पाती। वो डीमन उसे मार देता है और ग्यू ये बात सबको बताने की कोशिश करता है, बट सब लोग उसे ही पागल बोलने लगते हैं। और ग्यू इन सब से परेशान होता हुआ भटकता भटकता माउंटेन पे पहुंचता है और वहाँ पे एक हंटर उसे बचा के ओरुकुदाकी के पास ले जाता है। और ओरुकुदाकी फॉर्मल वाटर हसीरा है और वहाँ पे ओरुकुदाकी ग्यू को ट्रेन करने का सोचते हैं। और ग्यू ट्रेनिंग के दौरान एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है साबितो और ये दोनों सेम ही एज के थे। और आप साबितो के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। और आपने इस साबितो को डीमन स्लेयर के सीजन 1 में भी देखा होगा, जब इसने तांजीरो की हेल्प करी थी ट्रेनिंग में फाइनल सिलेक्शन के दौरान। और अब ग्यू के टाइम पे साबितो और ग्यू दोनों साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि ये दोनों ही सेम एज के थे और इन दोनों की सिचुएशन ही काफी हद तक सिमिलर थी क्योंकि इन दोनों की ही कोई फैमिली नहीं थी। और इनकी ट्रेनिंग के बाद ये दोनों एक साथ माउंटेन पे फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हैं और एक डीमन से लड़ते लड़ते ग्यू जख्मी हो जाता है और साबितो उसे बचाता है। और वहाँ पे साबितो पूरे फॉर्म में लड़ रहा होता है और वो सिंगल हैंडेडली माउंटेन के सभी डीमंस को मार रहा होता है और वो माउंटेन के हर एक डीमन को अकेला ही मार देता है। बट लास्ट में जाके वो हैंड डीमन को मार नहीं पाता और वो उसके हाथों मारा जाता है। और ये वही डीमन है जिसे तंजीरो ने फाइनल सिलेक्शन के दौरान मारा था। और सिलेक्शन के कुछ दिनों बाद ग्यू जब होश में आता है तब उसे पता चलता है कि वो सिलेक्ट हो गया और सिलेक्शन में आए सभी लोग सिलेक्ट हो गए सिवाय एक के, और वो था साबितो। और उस टाइम पे ग्यू अपने आप से बहुत ज्यादा निराश था क्योंकि ग्यू ने एक भी डीमन को नहीं मारा होता। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो फाइनल सिलेक्शन के काबिल ही नहीं है क्योंकि उसने एक भी डीमन को नहीं मारा और वो बिना मेहनत करे ही ये सिलेक्शन पास कर चुका है। और वो अपनी ही नज़रों में खुद गिर जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ साबितो की वजह से ही पास हो पाया और तब से ही वो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा और वो साबितो की मौत का जिम्मेदार भी खुद को ही मानता है। और इसके बाद आगे जाके ग्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हसीरा बनता है, ये तो आपको पता ही है, बट वो अभी भी अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता, इसलिए वो सभी हसीरा से दूर रहता है। और वो अपने आप को ये मानता है कि वो ना ही अपनी लाइफ में अपनी बहन को बचा पाया और ना ही अपने दोस्त साबितो को बचा पाया, वो इन सब के काबिल है ही नहीं। और अगर उस टाइम पे साबितो नहीं होता तब ग्यू मारा जाता, अगर उस टाइम साबितो नहीं होता तो आज ग्यू हसीरा नहीं होता, ऐसा ग्यू को लगता है। सिर्फ इसी वजह से ग्यू हमेशा अपने आप में ही खोया रहता है, निराश रहता है और सैड रहता है और वो अपनी जगह पे हमेशा साबितो को मानता है कि उसकी जगह डिजर्व करता है साबितो। और ये थी बैक स्टोरी वाटर हसीरा ग्यू तोमियोका के ऊपर, क्योजिरो रेंगोकू के बैक स्टोरी के ऊपर। और इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत उसके फादर की भी बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे क्योंकि रेंगोकू से पहले वही फ्लेम हसीरा थे एंड रेंगोकू के पूर्वज हमेशा से ही फ्लेम हसीरा बनते हुए आए हैं, बट किसी वजह से रेंगोकू के फादर रेंगोकू को उसके लिए वर्थलेस नहीं मानते थे। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे।
और उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना चाहते हैं तो उन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं एनिमेटेड न्यूज और अपनी वीडियो को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योजोरो रेंगोकू के फादर भी फ्लेम हसीरा थे और उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ के बाद रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद से वो हमेशा ड्रंक रहने लगे। और तो और उन्होंने क्योजोरो को ट्रेन करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि रेंगोकू कभी भी एक स्ट्रॉन्ग हसीरा नहीं बन पाएगा और वो कभी भी उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। वो उसे फ्लेम हसीरा के लिए वर्दी मानते ही नहीं थे और उनका मानना था कि क्योजोरो हमेशा कमजोर रहेगा और एक ना एक दिन वो किसी डीमन के हाथों मारा जाएगा। बट क्योजोरो ने हार नहीं मानी। उसने फ्लेम हसीरा की बुक से अपने आप को ट्रेन किया और उस बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 वॉल्यूम ही थे। और क्योजोरो के फादर हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारे सारे एफर्ट वर्थलेस है। बट क्योजोरो ने अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखी और हमेशा आगे बढ़ता रहा। और इन सब की वजह से उनका छोटा भाई वो भी काफी ज्यादा इनसिक्योर था और रेंगोकू ने उसे भी इनकरेज किया और उसे सिखाया कि तुम हमेशा हार्डवर्क करोगे तो एक ना एक दिन लाइफ जरूर बेटर हो जाएगी। और क्योजोरो की रोल मॉडल उनकी मदर थी। उन्होंने हमेशा उसे सिखाया कि अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने से कमजोरों की मदद करो और उन्हें प्रोटेक्ट करो। और अब उसके बाद रेंगोकू मित्सुरी से मिलता है और वो मित्सुरी को ट्रेन करता है और वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी रेंगोकू के फादर का क्रो आता है उन्हें हसीरा मीटिंग में बुलाने के लिए। और रेंगोकू अपने फादर को बुलाने के लिए उनके पास जाता है बट वो आने से मना कर देते हैं। और अब वो अपने फादर की जगह वहाँ जाता है और उस मीटिंग में ओयाकातासामा और सभी हसीरास थे। और वहाँ पे ओयाकातासामा सबको बताते हैं कि टोक्यो में एक डीमन ने हमला कर दिया है और वो शायद 12 डीमन मून में से एक है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो लोअर मून 2 है। और अब वहाँ पे सानिमी पूछता है कि यहाँ पे एक बंदा ऐसा क्यों है जो हसीरा नहीं है। और वो ऐसा रेंगोकू को बोल रहा है कि वो अभी तक हसीरा नहीं बना तो ये यहाँ क्या कर रहा है। तो क्योजोरो सबको बताता है कि मदर की डेथ के बाद से ही फादर ड्रंक रहने लगे हैं और उनकी लड़ने की इच्छा खत्म हो गई है। और अगर मैं उनकी जगह को रिप्लेस कर दूं एक हसीरा बनके तो शायद से मेरे फादर की मोटिवेशन वापस आ जाएगी और इससे शायद हसीरा की कमी भी पूरी हो जाए। और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और सानिमी बोलता है कि हसीरा बनना इतना आसान नहीं है। और वो क्योजोरो को मारने की कोशिश भी करता है बट क्योजोरो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है। और वो कहते हैं कि मैं कभी भी किसी ह्यूमन पे हाथ नहीं उठाऊंगा और वैसे भी तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, बस थोड़े गुस्सैल हो। और अब सानिमी इस वजह से बिल्कुल चुप हो जाता है और ओयाकातासामा से आप माफ़ी मांगता है। और ओयाकातासामा क्योजोरो से बोलते हैं कि अगर तुम हसीरा बनना चाहते हो और तुम अपनी काबिलियत को साबित करना चाहते हो तो तुम मुझे कह के नहीं करके दिखाओ। अगर तुम इस डीमन को मार देते हो तो मैं और सभी तुम्हें एक हसीरा के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। रेंगोकू हाँ करता है और वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद वो मित्सुरी और कुछ डीमन हंटर को लेके टोक्यो जाता है। और टोक्यो के अंदर उस डीमन ने चारों तरफ बम लगा रखे थे और इस डीमन की ब्लड डीमन आर्ट है गन्स और बम। और वहाँ पे रेंगोकू मित्सुरी को पूरे टाउन में बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए भेज देता है और खुद अकेला ही उससे लड़ने के लिए चले जाता है। और इस डीमन का नाम है हाइरो। और वहाँ पे हाइरो को ये लगता है कि वो पहले भी क्योजोरो से लड़ चुका है बट हाइरो क्योजोरो से नहीं उसके फादर से लड़ चुका है। इस वजह से उसे क्योजोरो के अंदर से उसके फादर की वाइब आ रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ कायरो के बम से लोगों को बचाते बचाते मित्सुरी अपना ही एक अलग ब्रीथिंग फॉर्म क्रिएट कर लेती है जो कि होती है लव ब्रीथिंग। और वहाँ पे हम मित्सुरी के पास्ट की झलक देखते हैं कि उसे डीमन हंटर नहीं बनना है, उसे तो बस एक अच्छा हस्बैंड चाहिए होता है। बट अब वो डीमन स्लेयर बन चुकी है तो वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हाइरो और क्योजोरो के बीच काफी लंबी फाइट होती है और लास्ट में काफी मेहनत के बाद रेंगोकू आखिरकार उस डीमन से जीत ही जाता है। और उस डीमन को डिफीट करने के बाद रेंगोकू जब वापस आता है तो ओयाकातासामा रेंगोकू को एक फ्लेम हसीरा बना देते हैं और इस तरीके से हमारा रेंगोकू फ्लेम हसीरा बना। और एट लास्ट हमने देखा है कि मुगन ट्रेन के अंदर रेंगोकू तंजीरो और बाकी सबको बचाते बचाते अकाजा के हाथों मारा जाता है। और यहीं पे मैं रेंगोकू के बैक स्टोरी को खत्म करता हूँ। हमारे साउंड हसीरा
द फेस्टिवल ऑफ गॉड के ऊपर होने वाली है, मतलब कि उजुई तेंगन, जिसने सीजन 2 के शुरुआत में ही तंजीरो, इनोसुके और जिनित्सु को ट्रैश बोल दिया था और वो अपने आप को फेस्टिवल ऑफ गॉड बुलाता है। आज की वीडियो में हम इसकी बैक स्टोरी के बारे में ही जानेंगे कि वो ऐसा क्यों है और उसके हंसते खेलते चेहरे के पीछे का राज क्या है। बाहर से तो वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है, बट अंदर से वो उतना ही ज्यादा सैड है। वो अपने पास्ट को लेके हमेशा टेंशन में रहता है। आपको उजुई के बारे में इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। तो अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेंजन उजुई का जन्म हुआ था शिनोबोइस के क्लेन में, और ये एक अच्छी बात तो है, बट आपका पहले से फ्यूचर डिसाइड है कि आपको करना क्या है। और तेंगन बहुत बड़ी फैमिली में पैदा हुआ था जिसमें टोटल 9 सिबलिंग्स थे, बट शिनोबो की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है और इनकी ट्रेनिंग काफ़ी छोटी उम्र में ही स्टार्ट हो जाती है और ये सच में बहुत ज़्यादा टफ थी। इस वजह से टोटल 9 सिबलिंग में से 3 सिबलिंग की 10 साल से पहले ही डेथ हो जाती है और उसके बाद भी जो बचे हुए 6 बच्चे थे, इनके फादर का दिमाग सठिया गया था। उन्होंने इन सबको आपस में ही लड़वा दिया और फिर उसके बाद ये सारे भाई बहन आपस में ही लड़ने लगे और एंड में सिर्फ 2 जने बचते हैं और इन सबको ये भी नहीं पता था कि ये लड़ किससे रहे हैं, क्योंकि इनके सर और फेस को मास्क से ढक दिया गया था। बट तेंगन को उसके फादर की ट्रिक का पता चल जाता है, बट अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो पहले ही अपने 2 भाई बहनों को मार चुका था और 15 साल की उम्र तक 9 में से 7 सिबलिंग की डेथ हो चुकी थी और अब बचे थे सिर्फ वो और उसका छोटा भाई। और अब क्लेन को बचाने के लिए उनके बाप ने उन्हें बहुत ज़्यादा कठोर ट्रेनिंग करवाई और इन दोनों के मन में ऐसी बातें डाली गई जो शिनोबो के अंदर कंपल्सरी होता है, जैसे कि उन्हें कभी भी किसी इनोसेंट की जान लेने में कतराना नहीं है अगर वो उनके मिशन के बीच में आते हैं। और इनकी जो वाइफ है वो सिर्फ एक जरिया है बच्चे पैदा करने का और उनके बीच कोई प्यार वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। और ये जो माइंडसेट था वो उजुई के छोटे भाई ने तो अडॉप्ट कर लिया, बट उजुई से ये सब देखा नहीं गया और उजुई की फैमिली पॉलीगनी फॉलो करती थी। इसका मतलब 15 साल की उम्र तक 3 वाइफ होना कंपल्सरी है और वो भी उनके क्लैन का हेड चूज करके देगा। तो इस वजह से उजुई ने अपने फादर की टीचिंग को रिजेक्ट करके अपने भाई से बिना लड़े उसने अपना क्लेन छोड़ दिया और अपनी तीनों वाइफों को लेके वहां से चला गया। और हमेशा से शिनोबो को छुप के रहना सिखाया गया था, बट उजुई हमेशा शोर शराबा करता रहता है और शिनोबो को शांत रहना चाहिए, बट उजुई उसका बिल्कुल उल्टा है। वो बहुत ज़्यादा नॉइसी है और शिनोबो को बहुत सिंपल रहना होता है, बट वहीं उजुई बहुत ज़्यादा तड़कते भड़कते कपड़े पहनता है और वो तो नेल पेंट भी करता है। और टोटली उजुई तेंगन शिनोबो से बिल्कुल अलग है। उनको छुप के रहना होता है, बट उजुई ऐसा है कि उसे कोई दूर से भी देख के नोटिस कर सकता है और एक शिनोबो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका मिशन होता है। बट उजुई ने अपनी वाइफ से साफ कह दिया था कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ होनी चाहिए और मिशन से इम्पोर्टेंट लाइफ है। सबसे पहले उनकी तीनों वाइफ की लाइफ, फिर सिटीजन की लाइफ एंड लास्ट में उसकी खुद की लाइफ। और फीमेल निंजा को सबसे पहले उनको टूल की तरह यूज किया जाता था, बट उजुई ने उन्हें उनकी लाइफ की अहमियत सिखाई। और फिर वो ओबुसियाकी से मिलता है और वो डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन कर लेता है और उसके कुछ टाइम बाद वो हसीरा में प्रमोट भी हो जाता है। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को डीमन से बचाया जाता है और उनकी लाइफ की कोई अहमियत होती है। उनको किसी प्रोडक्ट की तरह नहीं देखा जाता, वो जैसे है उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है। और सीजन 2 के अंदर तेंगन ने दाकी और गियोतारो से कहा था कि वो टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुआ था, जैसे कि हाजिमा है और मोइशिरो है, जो कि 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही हसीरा में प्रमोट हो गए थे। और वो अंदर से हमेशा गिल्ट में रहता है क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने भाइयों को मारा है और वो तो अपने भाई और अपने बाप को भी मारने वाला था, बट वो ऐसा कर नहीं पाया। और वो हर एक दिन अपने मरे भाई बहनों से माफी मांगता है और वो अपनी वाइफों से कहता भी है कि वो हेल में जाएगा। और रेनगोकू की डेथ पे उजुई ने ये कहा था
कि रेनगोकू भी अपर मून को नहीं हरा पाया। इसका मतलब उजुई अपने आप को रेनगोकू से भी कमजोर समझता है और उजुई रेनगोकू की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि रेनगोकू ने अपनी पूरी लाइफ प्राइड में बिता दिया और वो पूरी लाइफ अच्छा समुराई बन के रहा। और उसका बाप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो उसे हमेशा बुरा भला सुनाया करता था, बट उसके बाद भी रेनगोकू ने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। और हम रेनगोकू के बारे में और भी जानेंगे जब हम रेनगोकू की बैक स्टोरी को कवर करेंगे। और अब सीजन 2 एंड हो गया है और एंड में टेंगन ने रिटायरमेंट ले ली और अब वो अपनी 3 वाइफों के साथ अच्छे से अपना वक्त बिताता है और वो अभी भी हसीराज की ट्रेनिंग में हेल्प करता है और छोटे मोटे काम भी करता है। तो आज के लिए टेंगन की वीडियो में बस इतना ही। इंसेक्ट हसीरा शिनोबु कोचो के ऊपर इस वीडियो में हम शिनोबु कोचो के पूरे बैक स्टोरी को जानेंगे। एंड इससे पहले भी मैंने और भी हसीराज के ऊपर वीडियो बना रखी है, उन सब वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप उन वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हो। और शिनोबु कोचो दिखने में तो हमेशा स्माइल करती रहती है और वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। और शिनोबु कोचो बाहर से अपने आप को कितना ही खुश दिखा ले, बट अंदर से वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। एंड उसके गुस्से का क्या राज है ये तो आपको वीडियो को देख के ही पता चलेगा। तो फिर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। शिनोबु कोचो दिखने में बहुत ज़्यादा शांत और तो और शिनोबु कोचो फिजिकल स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हसीरा है, बट उसके बावजूद भी शिनोबु किसी भी डीमन को बड़ी आसानी से मार सकती है। एंड शिनोबु ने खुद अपनी ब्रीथिंग फॉर्म बनाई जो कि है इंसेक्ट ब्रीथिंग। और जो शिनोबु की स्वॉर्ड है वो कुछ इस तरीके से है कि उसके स्वॉर्ड के टिप पे पॉइजन होता है जो कि विस्टारिया फ्लावर से होता है और ये पॉइजन किसी भी डीमन को मारने के लिए काफ़ी है। एंड शिनोबु इसी की हेल्प से डीमंस के साथ फाइट करती है। और अब हम बात करते हैं शिनोबु के बैक स्टोरी के बारे में। शिनोबु एक बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। उसके परिवार में 4 मेंबर थे, एक वो एंड उसकी बड़ी बहन और मम्मी और पापा। और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुशहाल फैमिली थी। पर एक दिन डीमंस उसके घर में आ जाते हैं और उसके मम्मी और पापा को मार देते हैं, उसके और उसकी बहन के आंखों के सामने ही। और फिर वो डीमन शिनोबु और कनाओ को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, बट तभी वहाँ पे स्टोन हसीरा आ जाता है और वो वहाँ आके उस डीमन को मार देता है। और इस इंसिडेंट के बाद ये दोनों एक सदमे में चले जाते हैं। और ये दोनों जाए भी कैसे ना, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने मम्मी और पापा को मरते देखा था और वो भी काफ़ी ब्रूटली। बट इसके बाद भी ये दोनों बहनें हार नहीं मानती और ये दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करती है कि ये अब ऐसा किसी के साथ भी नहीं होने देंगे जो इनके साथ हुआ है। और ये दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और फिर ये दोनों डीमन स्लेयर कॉर्प में भर्ती हो जाते हैं। शिनोबु कोचो और कनाओ कोचो बहुत सारे डीमंस को मारते हैं और जो शिनोबु की बड़ी बहन है मतलब कि कनाओ कोचो वो हासिरा में प्रमोट हो जाती है। पर एक दिन एक डीमन कनाओ कोचो को मार देता है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट, ये डीमन कोई और नहीं डोमा है। और शिनोबु अब एकदम से टूट चुकी थी क्योंकि अब उसके परिवार में कोई भी नहीं बचा था। एक उसकी बहन थी, उसे भी एक डीमन ने मार दिया था और वो अब अंदर से बिल्कुल गुस्से में भर चुकी थी। वो सोच रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसकी फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा था। एक उसकी बहनी थी जो बची हुई थी, अब वो भी मारी गई। और यहाँ पे एक और स्पॉइलर अलर्ट, मांगा के अंदर इन्फिनिटी कैसल आर्क में तब हम शिनोबु के अंदर के गुस्से को बाहर आता हुआ देखेंगे। और यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर देना शिनोबु, इससे मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।